हमने बातचीत करने की सोची अपने जानकारों से और पूछने की सोची कि अगर उनको यहाँ से कोई पिक उठानी है तो किन शेयरों के ऊपर दाव लगाएंगे बेहतर मानसून के आंकड़ों को अनुमान लगाते हुए। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ शर्मिला मैम मौजूद है और साथ ही साथ पार्थिव भी मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, और साथ ही साथ हम उनसे जानेंगे उनकी इंडिविजुअल पिक्स आज की हमारी थीम यानी कि मॉनसून थीम को लेकर। तो शर्मिला मैम और पार्थिव सर, आप दोनों को ही नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। तो पहले मार्केट्स को लेकर शर्मिला मैम, आपका अनुमान, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपसे मुलाकात हुई थी या बातचीत हुई थी तब आपने कहा था कि बाजार में पुल बैक आना चाहिए, बायोकॉन जैसे नाम भी आपने रिकमेंड किए थे और बढ़िया तेजी वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी है। अब आपका अनुमान क्या कहता है मार्केट्स को लेकर? 17,800 के आसपास हम पहुंच गए हैं, क्या करें बाजार में? ऐसा लग रहा है कि मार्केट अपने गेन्स पर बिल्ड कर रहा है और आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन सॉर्ट ऑफ बी रिलीव्ड कि जो हम लगातार 3-4 महीने से वॉलेटिलिटी देख रहे थे, तो पिछले जैसे ही वी स्टेप इनटू द न्यू फाइनेंशियल ईयर हमने देखा है कि स्पेशली द लास्ट 8 सेशंस मार्केट ऊपर रहा है। और यस, अर्निंग सीजन है तो वो क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आज अगर कोई कुछ डैम्पनर था तो वो टीसीएस के नंबर्स थे और आईटी एक ड्रैग रहा मार्केट पर। तो जिन सेक्टर्स पे हमें वॉच रखना है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और मेरे हिसाब से दो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, बैंकिंग और आईटी, फॉर डिफरेंट रीजंस, लेकिन मेरे हिसाब से ये दो सेक्टर्स फोकस में रहेंगे। और इनके अगर नतीजे हमें थोड़े बेहतर या ओके आते हुए नजर आएंगे तो आई थिंक मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की एक अच्छी हमने बेस बनाई है। बिकॉज ऐसे अब मार्केट की तरह कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट सेंस कर रहा है कि द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, और यहाँ से आगे चलकर काफी क्यूज, वेदर इज इकोनॉमी और बहुत सारी जो बाकी की चीजें जो हमें परेशान कर रही थी, वो ऐसे लग रहा है कि द वर्स्ट इज ओवर और अब यहाँ से चीजें इंप्रूव होगी। सो आई एम पॉजिटिव ऑन द मार्केट्स, लेकिन क्योंकि रिजल्ट सीजन है वो जरूरी चीज ध्यान में रखनी चाहिए। तो मार्केट को लेकर पॉजिटिव व्यू, लेकिन ऑब्वियस ही बात है बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहेंगे और वो कुछ हद तक बाजार की दशा को तय करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। पार्थिव सर, आपका मानना क्या है? क्योंकि बाजार में दो अर्निंग जो अब तक आए हैं शुरुआती, या आईटी की जो अर्निंग्स आई हैं वो इतनी ज्यादा फायरवर्क नहीं क्रिएट हुआ, वहां पर थोड़ी सी निराशा ही हाथ लगी है। तो कैसे देखेंगे आप मार्केट्स को, क्या करें, क्या समझें? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आईटी के अर्निंग्स की आप जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट्स ने अच्छा फैक्टरिंग किया है। हम देखें तो आईटी फ्रंटलाइन नेम्स भी काफी करेक्शन मोड में आए हैं, ऑलमोस्ट दे हैव करेक्टेड बाय 15 to 20%, हो सकता है थोड़ा ज्यादा करेक्ट हो। सो ऑलरेडी मार्केट ने वहां वो एडजस्ट कर लिया है। लेकिन अगर हम ओवरऑल मार्केट की जो रिसेंट रैली की बात करें, जिसमें 1000 पॉइंट्स जितनी रैली आई है निफ्टी में, तो वहां पे काफी स्टॉक्स है जो अभी भी काफी लेगार्ड है और वैल्यूएशन पॉकेट्स काफी अट्रैक्टिव है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है रिटेल इन्वेस्टर्स को कि ये 1000 पॉइंट की रैली से डरे नहीं, इन द सेंस कि अगर उन्होंने नीचे में बाय नहीं किया तो यहाँ पे अवॉइड ना करें मार्केट को, बिकॉज बहुत सारे पॉकेट्स है, वेदर वी टॉक ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वैल्यूएशन अगर मैं हिस्टोरिक प्राइस बैंड से देखूं तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। और मार्केट की जर्नी हम जानते हैं फ्लोज पे डिपेंडेंट होती है, और ऑफ लेट जो अच्छा न्यूज है, नॉट विद अ फुल बैंक, लेकिन एफपीआई के फ्लोज स्लोली ग्रेजुअली वापस आ रहे हैं। ये ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ओवरऑल हम देखने जाए तो उनकी ओनरशिप है वो हिस्टोरिकल लोज पे है। तो यहाँ पे अगर वो लोग वापस इन्वेस्ट करने आते हैं, और ये चीज होने वाली है, बिकॉज जब फेड बताएंगे कि इन्फ्लेशन काइंड ऑफ पीक हो गया और काफी संकेत भी ऐसे मिल रहे हैं, और वहां पे जो रेट हाइक की बात है वो बंद हो जाती है, तो हम देखेंगे कि फ्लोज डेफिनेटली इमर्जिंग मार्केट्स में राउट होंगे, जिसमें इंडिया का भी वेटेज जो बड़ा है उसकी वजह से हमें अच्छा फायदा रहेगा। लेकिन आई थिंक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और लॉन्ग टर्म के लिहाज से मार्केट अट्रैक्टिव लग रहा है। फॉरवर्ड पी मल्टीपल के लिहाज से 19.5 पे है। आई वुड नॉट से एकदम चीप है, लेकिन न्यूट्रल वैल्यू पे है। प्राइस टू बुक के लिहाज से भी मार्केट अभी अट्रैक्टिव है, और मार्केट कैप टू जीडीपी जो लॉन्ग टर्म इंडिकेटर है वो देखे तो अराउंड 94% के पास है। तो वी आर डेफिनेटली बुलिश ऑन द मार्केट्स फॉर द लॉन्ग टर्म। तो लंबी अवधि के लिए बाजार में पॉजिटिव, लेकिन हाँ फ्लोज पे डिपेंड करता है। आप पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं, चुनाव करना चाह रहे हैं, तो अच्छे अच्छे नाम आपको लगातार सुझाए जाते हैं, आप उनको जरूर तलाश सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं शर्मिला, पहले तो आपकी तरफ से एक नाम जो कि आप मॉनसून को थीम मानकर सोचते हैं कि हाँ इसमें पिक किया जा सकता है, एक अच्छा नाम रहेगा, मिड कैप में बढ़िया नाम है। ऑब्वियस ट्रैक्टर प्लेयर वीएसटी टेलर्स, ये एक फार्म इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, और आई थिंक लास्ट वीक शायद आप ही ने इनका इंटरव्यू किया था, if I remember correctly, और काफी पॉजिटिव साउंड किया मैनेजमेंट ने, और जिस तरह से उनका कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर्स में बिजनेस है उसमें काफी अच्छी ग्रोथ है, और वो एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर इंट्रोड्यूस करने की भी उन्होंने बात की है। उसको भी मार्केट बहुत अच्छी तरह रिसीव करेगा।
तो आई थिंक गिवन देयर नंबर्स, गिवन द फैक्ट कि अगर मॉनसून जैसे अनुमान लगा रहे कि नॉर्मल रहेगा, तो इट्स एन ऑब्वियस पॉजिटिव फॉर ट्रैक्टर कंपनीज। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को खरीद सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 2700। 100 के टारगेट्स के लिए आप वीएसटी टिलर्स को देख सकते हैं। बात सही है कि मैनेजमेंट ने ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री दी है। 2 दिन पहले ही बातचीत हुई थी उनसे और उन्होंने बात मेंशन भी की है कि ईवी स्पेस को लेकर नए ट्रैक्टर्स हैं और 4000 के ऊपर जो बिक्री है वो लगातार बनी हुई है। ग्रोथ आउटलुक स्ट्रांग है। 100 करोड़ का केपेक्स है जो कि ईयर मार्क था और उसके ऊपर ऑलरेडी कामकाज कर रहे हैं। तो नए एवेन्यूज पे कामकाज और जिस तरह की ग्रोथ है उसको आधार मानते हुए आप वीएसटी टिलर के ऊपर दाव लगा सकते हैं। 2700 रुपए का टारगेट शर्मिला मैम ने आपको मेंशन किया है। पार्थिव, आपकी तरफ से पहली कॉल कौन सी होगी? देखिए सुमित जी, मेरी पिक रहेगी महिंद्रा एंड महिंद्रा। नो डाउट शर्मिला मैम ने जो बताया वो स्टॉक एक कम्पीट करता है एमएनएम को। तो एमएनएम के अंदर हम जानते हैं कि एक ऑटोमोटिव डिवीजन है जहाँ पे करीबन 60% जितना उनका रेवेन्यू आता है, और दूसरा उनका बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन है विच इज द फार्म इक्विपमेंट डिवीजन, जहाँ पे अराउंड 35% जितना उनका रेवेन्यू आता है। और फार्म इक्विपमेंट डिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे जो एबिट मार्जिन है वो काफी ऊपर रहते हैं। और ट्रैक्टर मार्केट में हम जानते हैं कि एमएनएम एक मार्केट रहा है, ऑलमोस्ट 40% मार्केट शेयर रहा है। और ये जो मार्केट शेयर है पिछले 39 कंसेक्यूटिव ईयर्स से उन्होंने ये मार्केट शेयर का लीडरशिप बढ़ा के रखी है। तो दैट इज फैंटास्टिक। और नॉट ओनली दैट, काफी इनोवेशन भी करते हैं ट्रैक्टर सेगमेंट में। हमने देखा है कि इवन ईवी सेगमेंट के अंदर उन्होंने फोरे किए हैं ऑलरेडी ट्रैक्टर्स के अंदर। और नॉट ओनली इन दी इंडियन मार्केट्स लेकिन एक्सपोर्ट्स में भी काफी उनके अच्छे मार्केट्स में इनकी प्रेजेंस है, वेदर वी टॉक ऑफ ब्राजील, यूएस। तो हमें ऐसा लग रहा है कि इंडिया में अगर मॉनसून ठीक ठाक रहता है, नो डाउट रिजर्वोयर लेवल्स काफी अच्छे पिछले मॉनसून की वजह से, अगर इन लेनों की वजह से थोड़ी इंपैक्ट आती है तो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि रूरल सेगमेंट में अभी इंप्रूवमेंट इज लॉन्ग ड्यू। बजटरी एलोकेशन भी काफी वहां पे गया है। तो रूरल सेगमेंट से अगर तेजी आती है तो हम देखेंगे कि एमएनएम का जो ट्रैक्टर सेगमेंट है उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो काफी ऑपरेटिंग लेवरेज मिलती है और ओवरऑल कंसोलिडेटेड नंबर्स के मार्जिन सुधरते हैं। दूसरी अच्छी बात यह है कि उनका जो ऑटोमोटिव डिवीजन इज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। यहाँ पे भी हमने देखा है कि जो यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में उन्होंने मार्केट शेयर लूज किया था करीबन FY20 में, ये अभी धीमे धीमे करके अच्छा मार्केट शेयर जुटा रहे। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 4th लार्जेस्ट प्लेयर है, इट्स क्वाइट अ स्केल। और नए जो उनके जो अभी लॉन्चेस है, वेदर वी टॉक ऑफ XUV 700, थार है या महिंद्रा स्कॉर्पियो, वहां पे वेटिंग पीरियड काफी लंबा है, इसलिए मैनेजमेंट ने इवन कैपेक्स अनाउंस किया है। तो दैट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। एमएनएम में दूसरी अच्छी बात यह है कि ये 16 के पी मल्टीपल पे अवेलेबल है स्टॉक। और यहाँ पे अगर मैं सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन देखूं, क्योंकि ये एक होल्डिंग कंपनी भी है उनके फाइनेंशियल सर्विसेज, और अगेन जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो रूरल इकोनॉमी पे बहुत डिपेंडेंट है, तो वहां पे इंप्रूवमेंट की वजह से ये कंपोनेंट भी महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए अच्छा रह सकता है। दूसरा उनका आईटी सेक्टर में भी उनका जो इन्वेस्टमेंट है तो वो भी एक अच्छा रीजनेबली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ओवरऑल में देखो वैल्यूएशन कंफर्ट है, रूरल की काफी स्ट्रॉन्ग थीम है। और रूरल सेगमेंट में भी हमने देखा है कि जब तेजी आती है तब यूटिलिटी व्हीकल का डिमांड बढ़ता है, तो दैट विल ऐड डेफिनेटली सोने पे सुहागा रहेगा एमएनएम जैसी कंपनी के लिए। तो मुझे लग रहा है कि 1 साल के अंदर ये 20% जितना रिटर्न दे सकता है और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक बहुत अच्छा है एमएनएम। महिंद्रा एंड महिंद्रा ना केवल ट्रैक्टर बल्कि 2 व्हीलर से लेके कमर्शियल व्हीकल हैवी वेट तक बनाने वाली कंपनी। आप अगर दाव लगाना चाहते हो तो एमएनएम दूसरा नाम रह सकता है। शर्मिला मैम, इसके अलावा कोई दूसरा नाम जो कि आप पिक करना चाहो एग्रोकेमिकल, केमिकल, मॉनसून थीम रिलेटेड स्टॉक्स में? तो उसमें एक नाम रहेगा पीआई इंडस्ट्रीज। जैसे कि आपने कहा ये एक पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल्स बनाने वाली कंपनी है और नतीजे काफी बेहतर रहे हैं पिछले क्वार्टर। उसके साथ साथ अगर आप उनका बिजनेस भी देखें, कस्टम सिंथेसिस पे काफी फोकस है, उसमें वो फार्मा में भी जाने की सोच रहे हैं, एक्सपोर्ट भी काफी करते हैं। सो माय ओवरऑल फीलिंग इज कि प्योर प्ले फर्टिलाइजर से मुझे पीआई इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी पसंद है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अभी हम अप्रैल में बैठे हैं, वी डोंट नो कि मॉनसून किस तरह से पैन आउट होगा और 2 अलग अलग एजेंसीज ने थोड़े डिफरेंट व्यूज दिए हैं। सो आई एम सॉर्ट ऑफ पोजिशनिंग माई सेल्फ कि अगर मॉनसून ठीक भी नहीं रहा तो भी ये कंपनी में वैल्यू है, गिवन कि उसका बिजनेस किस तरह से है और आगे वो किस तरह से परफॉर्म भी कर सकते हैं और वैल्यूएशन किस तरह से भी है। सो आई थिंक दिस इज अ स्टॉक दैट कैन बी बॉट विद अ टारगेट ऑफ 4000 रुपीज। तो अगर आप कोई ऐसा नाम पिक करना चाह रहे हैं जो मॉनसून या नॉन मॉनसून
दोनों ही लिहाज पे आपको हेल्प करे तो पीआई इंडस्ट्री, दो ये कंपनी को बड़ा बेनिफिट मिलेगा अच्छे नंबर से या अदरवाइज एग्रोकेमिकल की बढ़ती डिमांड से। लेकिन आप वैसे भी देखना चाह रहे हैं तो एक अच्छी क्वालिटी कंपनी है, निवेशकों को इसने बढ़िया पैसा बनाकर भी दिया और आगे भी शायद बनाएगा, ऐसा शर्मिला मानती हैं। तो 3,000 रुपये के टारगेट्स के लिए आप पीआई इंडस्ट्रीज को देख सकते हैं। आपकी तरफ से पार्थिव सर, दूसरा नाम कौन सा रहेगा? मुझे कोरोमंडल इंटरनेशनल बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली हम जानते हैं कि ये मुरुगुपा ग्रुप कंपनी है, बहुत ही एफिशिएंट कैपिटल एलोकेटर है और रूरल सेगमेंट की बहुत बड़ी प्रॉक्सी है, बिकॉज इनका काफी बिजनेस रूरल सेगमेंट से ही आता है। बेसिकली हम देखने जाए तो यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है, 13 के फॉरवर्ड मल्टीपल पे चल रहा है और मार्केट कैप करीबन 27,000 करोड़ है। कंपनी आई थिंक बहुत अच्छा कर रही है, बिकॉज एग्री सोल्यूशंस के अंदर उसके पास काफी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स है जहाँ पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी रिलेटिवली कम रहती है। न्यूट्रिएंट और अलाइड बिजनेस की बात करें तो ऑलमोस्ट 85% रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है और क्रॉप प्रोटेक्शन अराउंड 15% कंट्रीब्यूटर है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में उनके पास ऑलमोस्ट 40% मार्केट शेयर है और जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो सबसे बड़े मार्केट है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के लिए, वहां पे आई थिंक डेफिनेटली उनकी जो बिक्री है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जानने के लिए कि एटलीस्ट ये दो ज्योग्राफीज में मानसून कैसे पैन आउट होता है, बिकॉज उसके वजह से कोरोमंडल इंटरनेशनल के फॉर्च्यून्स डिपेंडेंट रहते हैं। और यहाँ पे हम जानते हैं कि जब इन्वेंट्री लेवल्स कम होते हैं तब उनको अच्छा प्राइसिंग पावर मिलता है। रॉ मटेरियल सिनेरियो भी काफी कंफर्टेबल है। और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात करें तो करीबन 16 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, तो काफी स्केल पे कंपनी काम करती है। 4.5 मिलियन टन की कैपेसिटी है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जैसे डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर। तो दूसरी अच्छी बात यह है कि मैनेजमेंट ने अभी कैपेक्स अनाउंस किया है। ये कैपेक्स बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में उनकी कैपेसिटी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में बढ़ाएंगे तो उससे हम देखेंगे कि मार्जिन और ग्रॉस मार्जिन लेवल पे भी काफी इंप्रूवमेंट रहेगा। तो उस लिहाज से भी हमें लग रहा है कि आगे जाते ये बहुत अच्छा कर सकता है। तो आई थिंक एक साल की अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि ये 20 to 25% जैसा रिटर्न दे सकता है। अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छी थीम है, तो कोरोमंडल इंटरनेशनल लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। EID पैरी यानी कि मुरुगप्पा ग्रुप की जो सबसे प्रोमिनेंट, सबसे पुरानी कंपनी है, उसने 1950s में कोरोमंडल की शुरुआत की थी। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि उस समय पर जब शुगर से एक बाय प्रोडक्ट्स निकलते थे तब उनको ज़रूरत लगी कि एक फर्टिलाइज़र स्पेस में भी कंपनी होनी चाहिए और तब उन्होंने इस फर्टिलाइज़र स्पेस में इस कंपनी की शुरुआत करी, वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। तो करीब करीब 70-80 साल पुरानी कंपनी, पुरानी हिस्ट्री के साथ और बहुत बढ़िया मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी, जिसको अगर आप तलाशना चाह रहे हैं फर्टिलाइज़र एग्रोकेमिकल स्पेस से तो आप कोरोमंडल इंटरनेशनल को देख सकते हैं। वैल्यू वाइज भी साउंड है और अगर आप सीजनल को छोड़ के, साइक्लिकल को छोड़ के एक सिक्योलर ट्रेंड से रिलेटेड कंपनी ढूंढ रहे हैं तो एक कोरोमंडल इंटरनेशनल ये नाम हो सकता है। 4 नामों की हमने बातचीत कर ली है, एग्रोकेमिकल स्पेस से या फिर ट्रैक्टर टिलर स्पेस से, ऑटोमोबाइल स्पेस से। कुछ और नामों पर भी बातचीत करते हैं वीकली टॉप पिक्स की, जहां पर इस बार का थीम हमने चुना है मॉनसून, एक क्रूशियल इवेंट जो इस हफ्ते होकर गया, जिसका इम्पैक्ट आपने एफएमसीजी स्पेस, ऑटो स्पेस के ऊपर खास तौर से आता हुआ देखा, जिसका इम्पैक्ट रहा 2 व्हीलर में बजाज ऑटो, आइशर मोटर ऐसे स्टॉक्स पर, जहां पर एक अच्छी तेजी पूरे हफ्ते के दौरान बनते हुए दिखाई पड़ी। 2 जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिला मैम से हम बातचीत कर रहे हैं, पार्थिव सर हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हमने चर्चा की कुछ सेलेक्टिव पिक्स को लेकर, और अब अगले 2 पिक्स का नंबर आ गया है। तो शर्मिला मैम, आपकी तरफ से तीसरा नाम कौन सा रहेगा? So now I'm working with the theory कि शायद मॉनसून थोड़े बिलो नॉर्मल हो और एल नीनो की जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो एक रियलिटी हो और उसका असर भी हमें भुगतना पड़े। तो आई एम गोइंग विद ब्लू स्टार, विच ऑफ कोर्स एक एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनी है और मेरे हिसाब से इस तरह की अगर गर्मी बनी रहती है तो वो जो भी कंपनीज इस लाइन ऑफ बिजनेस में है उनके लिए अच्छी रहेगी। आई एम गोइंग विद ब्लू स्टार क्योंकि मुझे लगता है उनके नंबर्स अच्छे थे, जिस तरह का ऑफटेक वो अपने चैनल पार्टनर से देख रहे हैं वो बरकरार रहेगा। पीपल आर ऑल्सो ऑप्टिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंट मॉडल्स नाउ, तो उसमें भी ब्लू स्टार की अपनी एक अच्छी उन्होंने पहचान बनाई है, मार्केट शेयर उनका अच्छा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि कुछ तो नाम अगर आप इस तरह का बास्केट बना रहे हो टू प्ले फॉर मॉनसून, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि शायद द लॉ ऑफ एवरेजेस, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से हम देख रहे हैं कि मॉनसून्स नॉर्मल आ रहे हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद इस साल इतने अच्छे नहीं रहे मॉनसून, और अगर वो बात हुई
तो मुझे लगता है कि ब्लू स्टार एक ऐसा नाम है जो ये सीजन में अच्छा परफॉर्म करेगा। आई एम बाइंग इट विद अ टारगेट ऑफ 1600। शर्मिला में मान ले क्या हेज कराया आपने, एक तरफ अच्छा मानसून और दूसरी तरफ अगर कम मानसून रहा तो? Yes, absolutely. I think that अच्छे मानसून रहे और थोड़े डिले भी हुए। अगर हमें जून में भी इस तरह की गर्मी जो हमें मई में आई एम श्योर हमें महसूस हम करने वाले हैं, वो अगर जून तक भी स्पिल ओवर होती है तो भी आई थिंक इन कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। सो आई थिंक वंस अगेन आई थिंक मानसून अच्छे आए नहीं आए, ये एक अच्छा स्टॉक है और मिड कैप स्पेस में, और आप इसको खरीद सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 1600। तो आप अगर एसी स्पेस में या फिर खाली एसी के ही नहीं कारोबार में, कंपनी और भी कारोबार में HVAC सिस्टम्स एंड ऑल सर्विसेज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने में, तो रियल एस्टेट के लिए भी कंपनी मेजरली कामकाज करती है, तो बैक एंड के लिए तो आप ब्लू स्टार पे दाम लगा सकते हैं 1600 रुपए के टारगेट्स के लिए। पार्थिव सर, आपकी तरफ से तीसरा नाम? जनरली हमने देखा है कि जब भी रूरल इकोनॉमी बूम करती है तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट आता है इवन सीमेंट सेक्टर पे, और यहाँ पे वी आर एक्सपेक्टिंग रीजनेबली गुड मॉनसून। ऐसा नहीं है कि ड्राउट जैसा सिनेरियो है, और दूसरा जो गवर्नमेंट का बड़ा कैपेक्स आया है तो उसके वजह से सीमेंट सेगमेंट को डेफिनेटली एक अच्छा इम्पेटस मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही एक एफिशिएंट सीमेंट प्लेयर सिलेक्ट किया है विच इज रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट हम जानते हैं प्रीडोमिनेटली केटर्स टू द सदर्न मार्केट, और जो ईस्ट में उनकी प्रेजेंस है वहां पे भी अच्छा कामकाज कर रहे हैं। ये बहुत ही एफिशिएंट कंपनी। हमने देखा है कि बेसिकली साउथ में जनरली कंपनी स्ट्रगल टू डू एबिटा बाय टर्न ऑफ एनीवेयर अराउंड 500-600, तो ये कंपनी अगर नॉर्मलाइज वर्किंग एनवायरनमेंट रहता है तो 1000 के ऊपर कामगिरी करती है। दूसरी अच्छी बात यह है कि साउथ में जनरली हम देखते हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी कम रहता है, लेकिन रैमको सीमेंट के अंदर जो उनका क्लिंकराइजेशन यूनिट है उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी हाई रहता है, बिकॉज काफी क्लिंकर बहुत ही एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स से वो लोग ईस्ट में ट्रांसपोर्ट करते हैं जहां पे उनके सैटेलाइट ग्राइंडिंग यूनिट्स रहते हैं और ग्राइंडिंग यूनिट्स रहते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी एफिशिएंट मॉडल। उनके पास खुद के काफी अच्छे रिजर्व्स वाले लाइमस्टोन माइंस है जिससे बहुत ही बेनिफिट रहता है कॉस्टिंग में। और दूसरी अच्छी बात यह है कि नो डाउट कंपनी की बैलेंस शीट में हम देखेंगे 4000 करोड़ का डेट है, लेकिन ये जो डेट लिया है वो कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए लिया है, और आज की तारीख में उनके पास अराउंड 20.5 मिलियन टन की टोटल सीमेंट कैपेसिटी है, जिसके अंदर हम जानते हैं कि जो कैपेक्स ये लोग करते हैं काफी अपफ्रंटिंग करते हैं कॉस्टिंग का, जैसे कि रेलवे स्लाइडिंग है, कैप्टिव पावर प्लांट है, वेस्ट हीट रिकवरी पावर प्लांट है, उसकी जो कैपेक्स है काफी फ्रंट लोडेड करते हैं, ताकि आने वाले समय में जब भी यहाँ पे डी बॉटलनेकिंग या ब्राउनफील्ड कैपेक्स आता है तो वो काफी एफिशिएंट वे में आता है और काफी कम कॉस्ट में आता है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म की काफी विजिबिलिटी दिखती है कंपनी में। वैल्यूएशन के लिहाज से हिस्टोरिकली रैमको सीमेंट नॉर्मलाइज एनवायरनमेंट में एनीवेयर बिटवीन 150 to 160 ईवी बाय टन डॉलर पे कोट होता है। आज के तारीख में हमें ये स्टॉक मिल रहा है अराउंड 125 ईवी बाय टन इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो उस लिहाज से भी मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। और ये बेसिकली जो साउथ के मार्केट्स है वो भी काफी रूरल सेंट्रिक मार्केट्स है, तो अगर रूरल इकोनॉमी बूम करती है विद रिसेंटली गुड मॉनसून तो सीमेंट की डिमांड जो भी अर्बन सेगमेंट में काफी रीजनेबली अच्छी है, तो रूरल से भी काफी अच्छी मिल सकती है। प्लस द गवर्नमेंट कैपेक्स विल ड्राइव वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ एनीवेयर बिटवीन 15 to 18%। तो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिहाज से और इवन एक साल की अवधि के लिए रैमको सीमेंट आई थिंक इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। पार्थिव सर, आप कहीं साउथ और घूम के आए थे क्या? कोरोमंडल, रैमको, ऐसा कुछ? गॉड फियरिंग मैनेजमेंट है, और गॉड फियरिंग मैनेजमेंट हमेशा उनकी इकोनॉमी और रूरल इकोनॉमी के अच्छा प्रे करते, तो हम भी उसी लीग में हैं। तो रैमको सीमेंट, कोरोमंडल और महिंद्रा एंड महिंद्रा, तीन नाम जो कि आपको सुझाए हैं पार्थिव सर ने, और तीनों ही क्वालिटी कंपनी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कोरोमंडल इंटरनेशनल आपकी स्क्रीन पर आप दाव लगा सकते हैं, यहाँ पर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा पे दाव लगा सकते हैं, और ऑब्वियसली होता है रैमको सीमेंट तीसरा नाम रहेगा। शर्मिला मैम ने जो आपको नाम सुझाए हैं वो उसमें 2 प्रो और एक हेज आपके सामने है, जिसमें वीएसटी टिलर्स 2700 रुपए के टारगेट्स के लिए आप दाव लगा सकते हैं। बढ़िया नंबर्स पोस्ट किए थे कंपनी ने। पीआई इंडस्ट्री 4000 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसके ऊपर दाव लगाएंगे। ये भी एक बढ़िया मुनाफा देने वाली और साथ साथ कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाली कंपनियों में शुमार। और ब्लू स्टार, अगर मॉनसून डिले भी होता है तो भी, और अदरवाइज भी अगर आप कोई क्वालिटी कंपनी ढूंढ रहे हैं मिड कैप में, तो 1600 रुपए के टारगेट्स के लिए आप ब्लू स्टार के ऊपर भी बेट करके चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर बार की तरह शर्मिला मैम।